Hello friends, welcome back to session 5 of our chapter Elasticity of Demand. ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट सेशन है और इसमें हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। उसमें हम लोगों ने समझा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है, फिर उसके कैलकुलेट करने का एक परसेंटेज मेथड है, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, एक आर्क मेथड है। ये तीन मेथड हमने सीखे। आज हम फोकस करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स कंटिन्यू। If other determinants of demand, that is price of a commodity, taste and preference of the consumer, price of the related goods, etc., remains constant, यानी बाकी अदर जितने भी फैक्टर्स हैं, अदर यानी इनकम को छोड़ के बाकी सब। देखो यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी अदर फैक्टर्स में आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा मोटो क्या है, इनकम से रिलेट करना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यानी इनकम के अलावा, इनकम ऑफ कंज्यूमर के अलावा बाकी जो भी फैक्टर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस। So if other determinants of demand, that is price of a commodity, taste and preference of the consumer, price of related goods, etc., remain constant, बाकी सारे फैक्टर अगर कांस्टेंट रहते हैं, the responsiveness of demand to change in income, यानी डिमांड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी बोलने का सिंपल सा मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर के इनकम में कितनी परसेंट चेंज हुई, उसके वजह से उस प्रोडक्ट या कमोडिटी के डिमांड में क्या परसेंटेज चेंज आया, दैट इज कॉल्ड माय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। Income elasticity of demand measures the degree of change in demand to change in income. According to Watson, income elasticity of demand means the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in the income। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हम लोग का प्राइस इलास्टिसिटी में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखेंगे, या सिंपल हम लोग जैसे लिखते थे, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, परसेंटेज मेथड का बात कर रहा हूँ। अगर इसमें परसेंटेज मेथड अप्लाई करना हुआ तो कैसे होगा, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। यानी वहां प्राइस हुआ करता था, यहाँ पर इनकम हो गया, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एग्जांपल 30। Suppose a consumer has a monthly income of 10,000 and he purchased 4 kg of sugar। ठीक है, तो ओरिजिनल इनकम कितना था, 10,000, एंड ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, 4 kg। और इसके पहले क्या लिखना है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम। सो इफ द इनकम गोज अप टू 12,000, यानी चेंज इन इनकम कितना हो गया, 2,000, he is now prepared to buy 5 kg। तो 4 kg से 5 kg, चेंज इन क्वांटिटी 1। तो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, तो 2000 into 5 करेंगे, तो 5 by 4 that is 1.25 will be my income elasticity। ठीक है, जो फॉर्मूला ऊपर दिया था उसी फॉर्मूला के बेस पे हमने सॉल्व किया, 1.25 आ गया। देख लो बुक में भी वही आंसर है। ये लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में किया, हम लोगों ने शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, कितने टाइप का होता है इनकम इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पहले देखते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी।
when the quantity demanded of a commodity increases with the increase in income and decreases with the decrease in income, income elasticity is said to be positive. यानी सिंपल सा बोलने का मतलब है, अगर मेरा इनकम बढ़ता है तो अगर क्वांटिटी का डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे देयर इज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जनरली ये किसके केस में होता है? लग्जरी गुड्स के केस में। क्या होता है? लग्जरी गुड्स हम जब भी खरीदते हैं, हम लोग लग्जरी गुड्स खरीदने के लिए उसके प्राइस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपने इनकम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सपोज मुझे एक गाड़ी खरीदनी, तो आई एम नॉट वेटिंग कि गाड़ी में तब खरीदूंगा जब गाड़ी का प्राइस 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपया शॉर्ट हो जाएगा या कम हो जाएगा। एक्चुअली आई एम वेटिंग कि जब मेरा इनकम वैसा बढ़ जाएगा, मेरा अर्निंग वैसा होगा कि मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकूं, देन आई विल गो एंड बाई अ कार। तो यानी लग्जरी आइटम्स इज मोर डिपेंडेंट ऑन माय इनकम रादर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो वही बोल रहे देखो, दिस विल हैपन इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटी। बोला नॉर्मल कमोडिटी के केस में भी ऐसा होता है, बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इंफीरियर गुड्स क्या होता है, हम लोग आएंगे उसके बारे में। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, तो पूछेगा कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ या ऐसा सिचुएशन बताओ जहां इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है। तो इंफीरियर गुड्स क्या होता है? नाम पे मत जाना, ये मत सोचना कि इंफीरियर गुड्स का मतलब कोई घटिया प्रोडक्ट, नहीं, घटिया का बात नहीं। यहाँ बात है प्रायोरिटी। यानी अगर मान लो कि मेरे पास दो ऑप्शन, ठीक है, एक है मेरे पास सपोज प्यूमा का शूज पहनने का ऑप्शन, दिस इज अ वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड वी नो, और एक है कोई लोकल ब्रांड। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, मैं एक लोकल ब्रांड का शूज पहना कर, क्यों? क्योंकि मेरा इनकम कम था, आई कुड नॉट अफोर्ड प्यूमा या एडिडास जो भी। तो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं लोकल ब्रांड खरीद रहा। हुआ क्या, मेरा इनकम बढ़ गया। तो मेरा जब इनकम बढ़ेगा तो क्या हुआ, लोकल का जो डिमांड है, मैं एक जूता के बदले दो जूता खरीद सकता हूँ, मेरा इनकम बढ़ गया है। बट हो क्या रहा है, मैं लोकल को अवॉइड कर रहा हूँ। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू प्यूमा, क्योंकि इतने दिन मेरा इनकम नहीं था तो मैं लोकल शूज पहन रहा था, अब इनकम बढ़ गया तो आई विल गो फॉर प्यूमा। तो ये जो लोकल शूज है ना, ये किस कैटेगरी में हो गया? ये सिचुएशन हो गया इंफीरियर का। ये मेरे लिए, मेरे प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से दिस हैज बिकम इंफीरियर गुड्स। तो ऐसा कोई गुड नहीं है जिसको हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ये इंफीरियर गुड है, नहीं। सिचुएशन किसी को इंफीरियर बनाता है, सिचुएशन किसी को गिवन बनाता है। कोई गुड नहीं बोलता है कि मैं गिवन गुड हूं या मैं इंफीरियर गुड हूं, सिचुएशन बनाता है। तो अगर कोई चीज मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे में है और जैसे ही मेरा इनकम बढ़ता है तो मैं सबसे पहले उसको अवॉइड करके हायर प्रायोरिटी लिस्ट वाला प्रोडक्ट लेना पसंद करता हूं, तो वो नीचे लिस्ट में जो आइटम है ना, वो इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे ही मेरा इनकम बढ़ेगा सबसे पहले मैं इसका त्याग करूंगा और इसके बदले में ऊपर वाले लिस्ट के ऊपर में जो लिस्ट के ऊपर में आइटम है वो खरीदूंगा। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन लीड्स टू इंफीरियर गुड्स। तो वही बोल रहा है कि जो इंफीरियर गुड्स होता है उसमें इनकम इलास्टिसिटी जो है वो जनरली नेगेटिव होता है। पर जो नॉर्मल कमोडिटी होता है या थोड़ा सा लग्जरी काइंड ऑफ कमोडिटी होता है उसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे ही मेरा इनकम बढ़ता है मैं उसके कंजम्पशन को बढ़ा देता हूँ। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या है, जैसा कि हम देखते हैं इंफीरियर गुड्स में भी मैंने एग्जांपल दिया। So when the amount of demand of a commodity decreases with the increase in income and increases with the decrease in income, income elasticity of the demand is said to be negative। ठीक है, तो उस समय हम लोग इनकम इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। जैसे क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इनकम के बढ़ने से डिमांड घट रहा है और इनकम के घटने से डिमांड बढ़ रहा है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजेस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका मेरे इनकम से कोई लेना देना ही नहीं। जैसे एकदम बेसिक कमोडिटी मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, नीडल हो गया, मेरा इनकम बढ़े या मेरा इनकम घटे उनके डिमांड्स को कोई असर ज्यादा नहीं पड़ता। So when the change of income does not bring any change in the demand for the commodity,
by the consumer, the demand is said to be perfectly income inelastic. Such in such a case, in such a case, income demand curve will be straight line parallel to vertical axis. यानी straight line parallel to vertical axis. ठीक है, इनकम घटे, इनकम बढ़े, इनकम कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड वहीं पर हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया, मैच बॉक्स हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, नूडल हो सकता है। ये सब चीज क्या है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरा इनकम बढ़े या घटे, इनके डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। So this was all about income elasticity of demand. Coming to cross elasticity of demand. Now what is cross elasticity of demand? As pointed out in the beginning of this chapter, cross elasticity of demand measures the responsiveness of demand of a commodity to a change in the price of other related commodity. यानी बोलने का मतलब है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। यानी यहाँ पर हम किसको रिलेट कर रहे हैं, एक्स और वाई को रिलेट कर रहे हैं कि वाई का प्राइस चेंज होगा तो एक्स के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड मेजर्स by how much quantity demand will rise or fall given a change in the price of another commodity. कि अगर दूसरे कमोडिटी में कोई चेंज आ रहा है, दूसरे कमोडिटी के प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है, तो उससे मेरे प्रोडक्ट के डिमांड पे या मेरी कमोडिटी के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिलेटेड कमोडिटी जो है, अगेन वी नो ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर सपोज टी एंड कॉफी है, तो टी का अगर प्राइस गिरता है तो कॉफी का डिमांड गिरेगा। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल। कॉम्प्लीमेंट्री का अगर बात करें तो अगर हम लोग कार एंड पेट्रोल ले, तो पेट्रोल का प्राइस अगर गिरेगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी समझाया था, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है मेरे जैसा। तो मेरे प्राइस के गिरने या बढ़ने का मेरे डिमांड पे जो असर पड़ेगा, मोर और लेस सेम असर पड़ेगा अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ता है या घटता है, क्योंकि ये मेरे जैसा ही है। सब्स्टिट्यूट होता है मेरा कॉम्पिटिटर, तो कॉम्पिटिटर का नुकसान मेरा फायदा। तो कॉम्पिटिटर ने अगर अपना प्राइस बढ़ाया तो फायदा किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस, बस क्वांटिटी किसका, एक्स का, प्राइस किसका, वाई का, इनटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई by original quantity of x. So this is the formula which we will use. और इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग सम्स कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, suppose a price of a coffee rises from 100 per kg to 120 per kg. तो कॉफी का प्राइस में कितना चेंज आया, 20, और ओरिजिनल प्राइस कितना था, 100। As a result, the consumer's demand for tea, being a good substitute of coffee, rises from 20 to 30. So change in quantity I have 10 और original quantity था 20। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ गया, 2.5 आ गया मेरा इलास्टिसिटी। और हम यहाँ पर भी सॉल्व करके देखें तो आंसर इज 2.5। तो ये फॉर्मूला जो मैंने दिया, ये फॉर्मूला से हम आराम से कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोग टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विल बी पॉजिटिव, है ना। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होगा, एक जन का प्राइस गिरेगा तो दूसरे जन का डिमांड गिरेगा, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक जन का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, यहाँ भी साथ साथ चल रहे हैं। तो जहाँ साथ साथ चलते हैं वहां हम लोग बोलते हैं इट विल बी पॉजिटिव, because change in price of one commodity will change the demand for another commodity
in the same direction. नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी किसमें होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में होता है. So complementary goods like bread and butter, milk and sugar, pen and ink, etc. will have negative cross elasticity. Because in this case, change in price of one commodity will cause a change in demand for another commodity, but in opposite direction. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मेरे जैसा है, इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन फॉलो करेगा. फॉर इंस्टेंस, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क राइजेस, its demand falls. Since sugar is used along with milk, demand for sugar will also fall. Milk का डिमांड गिरेगा तो शुगर का भी डिमांड गिर गया. जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी दो गुड्स ऐसे हैं वो लोग रिलेटेड ही नहीं. कमोडिटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जो लोग आपस में ना सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, हैव जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर एग्जांपल, any change in price of milk will not bring any change in demand for cloth. ठीक है, मिल्क का दाम बढ़े या घटे उससे क्लोथ के डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर नीदर सब्स्टिट्यूट नॉर दे आर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हमारा चैप्टर हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं. ठीक है, आई होप बहुत क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इलास्टिसिटी और कितने अलग अलग टाइप का इलास्टिसिटी हम लोग सीखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आएंगे तो हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.